तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं टाटा AIA के संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्लान की, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड के साथ आता है। मतलब यानी कि 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसी भी आपकी एलिजिबिलिटी हो, इस प्लान में आपको मिल जाएगा। उतने का रिस्क कवर और उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इसी प्लान में। तो ये है डुअल बेनिफिट, जहां इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों ही बड़े ही अच्छे रिटर्न्स के साथ आते हैं। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पूरे प्लान को रिव्यू करेंगे, प्रोस एंड कॉन्स को समझेंगे और कैसे बेटर है ये प्लान दूसरे बड़ी कंपनियों के प्लान से, है ना। सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। जिस बात के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो है टाटा AIA का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्लान। अब ये प्लान, जैसे कि मैंने बताया, कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब आप जानते हो कि टाटा AIA के किसी भी तरह के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो दूसरे प्लान होते हैं जो गारंटीड इनकम और बोनस के साथ आते हैं। ये प्लान जो है वो यूनिट लिंक्ड प्लान है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होती हैं, है ना। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट इनके पीछे होती है और एक इंश्योरेंस मिला होता है। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो ये समझ लीजिए कि ये प्लान क्या है, दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि मान के चलते हैं कोई पर्सन है जिसने ये मैम ने इंश्योरेंस कराया, है ना। तो अब इन्होंने करा लिया, सपोज करते हैं 25 लाख का या 50 लाख का या 1 CR का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, इस प्लान में। ओके, अब कुछ भी होता है तो इनकी फैमिली को ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक चलता रहता है ना, और मेच्योरिटी का समय आ जाता है, तो इसी प्लान के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो मैम को मिल जाएगी, है ना, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, वो मार्केट में शेयर्स खरीद रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो प्लान कैसे काम करता है एक बार बात कर लेते हैं। डेट और मेच्योरिटी दोनों ही तरह की बात करेंगे। तो सपोज करते हैं कि किसी पर्सन ने 40 साल के लिए प्लान लिया और पहले 10 साल प्रीमियम देगा, यही उसने डिसाइड किया कि प्रीमियम टर्म उसने जो रखा वो रखा अपना 10 साल, है ना। तो 1-1 लाख की 10 किस्तें वो देना चाहता है इस प्लान में, ठीक है। और जो इंश्योरेंस लिया उसने वो 1 CR का लिया है। भाई ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी या अंडर राइटिंग होगा कि अगर उस पर्सन की लाइफ की क्या वैल्यू है, अकॉर्डिंगली एज क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए, इनकम क्या है ना वो सारी चीज़ें देख करके इंश्योरेंस दिया जाएगा। फिर भी अप्रॉक्सीमेट 25 से 30, 35, 40, 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाएगा अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख या उससे ऊपर है तो, ठीक है। और आपके पास 3 RETR होने चाहिए, यानी इनकम टैक्स के रिटर्न होने चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के, ठीक है। आप सपोज करते हैं ये पॉलिसी टर्म था, सॉरी प्रीमियम पेमेंट टर्म था, उसने 10 साल पेमेंट देनी थी। उसके बाद फिर अपना 40 साल उसने पॉलिसी पीरियड का वेट किया और 40वें साल पर उसको इसकी फ़ंड की वैल्यू मिल गई। सब कुछ ठीक रहा, फ़ंड की वैल्यू मिल गई। क्या मिली? 1 करोड़ 12 लाख रुपए। ये कैसे जोड़ा हमने? 8% का हमने इंटरेस्ट रेट लगा करके जोड़ लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिर्फ माना इसको, है ना। 4% मानते तो शायद 36 लाख रुपए ही आते, बट हमने बेस्ट लेके चले। क्यों? म्यूचुअल फंड का तो रिटर्न अच्छा रहता है, इसलिए हमने लगभग 8 लिया। अब सपोज करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, जो मैम थी जिन्होंने ये इंश्योरेंस लिया था वो 3 किस्तें देते ही एक्सपायर हो जाती हैं, है ना। 3rd किस्त के टाइम पर वो एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो इनका जो ये सम एश्योर्ड था, है ना, इंश्योरेंस का अमाउंट, ये 1 CR वाला ये काम करेगा और इनको ये पैसा मिल जाएगा। सपोज करते हैं कि पर्सन है वो मिड में एक्सपायर होता है, लगभग ये मान के चलते हैं कि कुछ 25 साल के आसपास का टाइम हो गया था। इस समय इसकी जो फंड की वैल्यू थी, म्यूचुअल फंड की वैल्यू थी करीब 25 लाख रुपए चल रही थी, सपोज करते हैं, है ना, 25 लाख रुपए चल रही थी। और इसका जो इंश्योरेंस था वो 1 CR का था। तो क्या मिलेगा? जो हाईएस्ट होगा, है ना। तो फंड वैल्यू और सम एश्योर्ड में से जो भी ज़्यादा होगा वो पैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ताकि हम आगे की बात की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या बात करने वाले हैं, इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे इसमें ना ऑप्शंस मिलते हैं जिनको हम भर भर के अच्छे से समझेंगे। तो देखो पहला तो ये प्लान प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। कैसे? सम एश्योर्ड है अच्छा खासा, जो आप ले सकते हो 1 CR 50 लाख, जो भी आपके अंडर राइटिंग में आपको मिल जाए, है ना। अब इसका है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम। आप चाहो तो लाइफ लॉन्ग प्रीमियम दो, आप चाहो तो 10 साल प्रीमियम दो, 15 साल दो, 20 साल दो, 30 साल दो, जैसा आप चाहो अकॉर्डिंगली आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो प्रीमियम को, है ना। इसके अलावा वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके जनरल फीचर हैं, पर ये एक्चुअल फीचर नहीं है। अब मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो किन म्यूचुअल फंड में होगा? 31 ऑप्शंस हैं आपके म्यूचुअल फंड के, ठीक है।
तो सबको एक एक करके बताना तो मुश्किल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखो लार्ज कैप इक्विटी है, मिड कैप इक्विटी है, स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स हैं, है ना, मल्टी कैप इक्विटी फंड है, फ्लेक्सी कैप जैसे होते हैं, इसके अलावा डेट के फंड और इंडेक्स फंड भी हैं इसमें, ठीक है। 31 फंड्स हैं, आगे चल के अपन देखते हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जिन फंडों को आप चुनते हो उनमें से, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आपने पैसा दिया तो उसको सेफेस्ट वे में, है ना, कि हाईएस्ट यील्ड मिले और सेफेस्ट रहे पैसा। तो ऐसे में अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो वो कुछ पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज़ लेके आते हैं। तो पहला है अपना एनहेंस स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही आपने पैसा दिया सारा का सारा डेट में डाल दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके इक्विटी में ट्रांसफ़र होता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि यहाँ मिलती है स्टेबिलिटी, है ना, और यहाँ मिलती है ग्रोथ, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली एसआईपी की तरह ट्रांसफ़र होता जाता है, धीरे धीरे आपका पैसा एक साथ एक झटके में इक्विटी में नहीं लगता है। तो ये बड़ा अच्छा एक मोड है ना। जब आप ये लेंगे पॉलिसी तब इनमें से कोई स्ट्रैटेजी आप चुन सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है लाइफ स्टेज स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप पैसा देते हो तो सारा पैसा 90% लगभग जब आपकी एज कम होती है तो इक्विटी में डल जाता है, ठीक है। फिर जैसे आप 40 के होते हो तो फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू होता है डेट की तरफ, 60% आ गया। फिर जब आप 60 के हो गए तो 20% केवल इक्विटी में रहा, बाकी सारा डेट में आ गया। क्यों? डेट जो है ना वो स्टेबल है, हमें ये पता है कि डेट में जो पैसा लगाया है वो कहीं नहीं जाएगा, पैसा मरेगा नहीं, जबकि इक्विटी का पैसा क्या होता है नीचे ऊपर आता रहता है। तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप ऐसा भी चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगली बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल। देखो कोई चार्जेस नहीं है, 5 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करते हो ना 1000 से मिनिमम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी 1000 रुपये इस प्लान से मिनिमम निकाल सकते हो। आप जितना मर्जी पैसा निकालो, 5 साल के बाद कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई बीमारी समस्या घर में कोई भी दिक्कत आए तो आप ये पैसा विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट इनकम यूजिंग SWP। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी बना सकते हो इसका, यानी कि आपने जैसे सपोज करो कि 25 की एज पे ये प्लान लिया, है ना, आपको पता है कि आपकी 60 पे रिटायरमेंट है, तो उसके बाद से फिर आपने इसको सिस्टमेटिकली इसको विड्रॉल करना चालू कर दिया। मान लो कि 20,000 रुपये हर महीना इसी में से निकालतेगा और बाकी पे अपना रिटर्न आ ही रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहोगे, है ना। एक साथ पैसा निकाल करके फिर वो आप लेके भी कहाँ जाओगे, एन्युटी खरीदोगे, बैंक में डालोगे, इंटरेस्ट कमाओगे, टैक्स लग जाएगा, पैसे को इसी में पड़े रहने दो। सिस्टमेटिकली विड्रॉल करते रहो जितनी ज़रूरत है, पेंशन की तरह। इसके बाद आता है, ये मैंने आपको बता दिया सिस्टमेटिक विड्रॉल। अब ये कैसे ले सकते हैं, सपोज करो कि फ़ंड की वैल्यू 50 लाख हो गई, तो आप डिसाइड करते हो कि विड्रॉल 6% पर ईयर करूँगा मैं। तो 6% कितना हो गया, 3 लाख रुपये पर ईयर की, मतलब आपने विड्रॉल ले ली इसमें, ठीक है। तो हर साल 3 लाख रुपये यानी कि लगभग 25,000 रुपये आप इसमें से विड्रॉल करे जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। ऐसा आप कर सकते हो। उसके अलावा चूज़ रेट विड्रॉल, है ना। चूज़ एंड रेट विड्रॉल क्या होता है कि आपने डिसाइड किया कि जो मेरा रिटर्न होगा ना, मान के चलता हूँ कि मैं 6% मेरा जो रिटर्न 6% के आसपास मेरा रिटर्न आए वो रोक लिया जाए, और बाकी उसके ऊपर जितना भी रिटर्न आता है, मान लो 15% रिटर्न आ रहा था तो उसमें से 6% तो आप रोक लीजिए और बाकी का 9% मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो 5 साल के बाद, ठीक है ना। इसके अलावा इंडेक्स विड्रॉल ऑप्शन और होता है, जिसमें कि मतलब कई तरह के FDs वगैरह होते हैं, तो उस रेट के अकॉर्डिंगली उतना पैसा रोक करके और बाकी का जो एक्सेसिव जितना भी मैं कमाता हूँ वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मैं ऐसा सोच के चलता हूँ, है ना। तो मैं ऐसे ऑप्शन ले सकता हूँ कि मैं कुछ पैसा चाहूँ तो अपने खर्चे के लिए भी इसमें बीच बीच में ले सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एडिशनल राइडर। तो इसमें ना कई तरह के राइडर हैं, जहाँ पर आपको भी केवल 5 मेन राइडर मैंने दिखाए हैं, जो कि है पहला क्रिटिकल इलनेस राइडर। किसी भी पर्सन को 60 क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट होती है बीमारियों की, अगर वो क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो ना पहला तो आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम वेव ऑफ जाता है और कुछ पैसा ऊपर से बल्कि इनकी तरफ से मिल जाता है, जो कि आप अपना इलाज वगैरह करा सकें, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर क्या होता है कि अगर आपने 1 CR का इंश्योरेंस लिया है तो वो 2 गुना हो जाएगा, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो 2 CR मिलेगा उसको, ठीक है। डिसेबिलिटी राइडर क्या है भाई, एक होता है परमानेंट टोटल, है ना, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अब इस डिसेबिलिटी में क्या होता है, आपकी ना एक इनकम बन जाती है ना। जैसे मान के चलो कि आपका 1 CR है तो उसका 1% आपका इनकम बन गई, लगभग 1 लाख रुपये, है ना, सालाना परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में आता रहेगा। तो ये एक राइडर और है। इसके अलावा हेल्थ कवरेज है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इनके पास ना डॉक्टर की फैसिलिटी है, तो ये रेगुलर चेकअप वगैरह करा सकते हैं और मतलब डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये भी ना कम्प्लीटली फ्री राइडर टाइप है, और थोड़ा सा पैसा लगेगा और ये राइडर आपको मिल जाएगा, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल। इसके अलावा वेवर ऑफ प्रीमियम है, एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है ना,
तो उस केस में वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रीमियम आगे आपको देना नहीं है, वो बैंक देगा, है ना। इसके अलावा इसमें एक इनकम राइडर और है, अगर कोई लोग चाहते हैं कि भाई मतलब जैसे मैं प्रीमियम वेवर भी ले लूँ और इनकम भी मुझे होती रहे, तो ऐसा भी प्लान आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चार्जेस ऑफ द प्लान। भाई यूलिप है तो चार्जेस होंगे ही, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एक मुझे ऐसा यूलिप लगा, देखो अभी क्या है, यूलिप बताना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पहले तो यूलिप क्या है, बहुत डेंजरस थे, डरावने। क्यों? क्योंकि यूलिप में पहले ना बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते थे, पर अब समय के साथ IRDA ने भी इस पर ध्यान दिया, कंपनीज़ ने भी ध्यान दिया और उन्होंने समझा कि चार्जेस हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब चार्जेस होने का कारण ये है कि आपको जो एजेंट का कमीशन होता है ना, वो इसमें देना पड़ता है, और वो अगले 5, 7, 10 साल तक उसको कमीशन जाता है। तो वो 3%, 4% जो उस पर लगता है ना, वो कहीं ना आपका ना एजेंट का ही कमीशन होता है, जो उसको बेचारे को जा रहा होता है, ठीक है। तो खैर चलो अपन इससे क्या है नहीं है वो बात नहीं, बाद में करते हैं। देखो चार्जेस के बारे में 2 ऑप्शन है। अगर आप क्लासिक ऑप्शन के संग जाते हो तो आपको ये सारे चार्जेस देने हैं, लेकिन ये सब रिफंड हो जाएगा बाद में, अच्छा है ना। लेकिन हाँ, मारा क्या गया, इंटरेस्ट। मान लो कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो कि 3% है, आपकी पॉलिसी आपने ली 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपने सालाना दिया, तो उसमें से 3,000 रुपये आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के ही चले गए। तो आपको बुरा लगेगा, भाई 3,000 रुपये भाई इतनी मेहनत से कमाए थे, बाद में रिटर्न हो जाएंगे, इंटरेस्ट वाला पार्ट मारा जाएगा, है ना, इंटरेस्ट इसमें लॉस हो जाता है। इसके अलावा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, ये भी करीब 0.5% के आसपास रहेगा, 0.50, ज़्यादा नहीं रहता, ये करीब 500 के अंडर ही रहेगा सालाना। इसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, वो ज़्यादा मुझे लगता है 1.5% है, शायद इसमें 1.25 है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक डायरेक्ट प्लान में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है उसके बराबर। स्विचिंग चार्जेस है ना, वो बहुत नॉमिनल सा है, और वो ओवर स्विचिंग कर जाएंगे तब लगेगा केवल। तो ये था क्लासिक ऑप्शन के चार्जेस। लेकिन अगर आप, है ना, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्टिमा के साथ जाते हैं, अभी इसमें दिख नहीं रहा आपको, मैंने लिखा है वैसे, ऑप्टिमा ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो ऑप्टिमा के साथ आपको चार्जेस कौन कौन से, ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं देना, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं देना, आपको केवल मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा। वो मोर्टेलिटी चार्जेस क्या है, वो है जो कि आपने इसमें टर्म इंश्योरेंस क्योंकि ले रखा है ना, तो भाई अब आपकी लाइफ की गारंटी कोई 1 करोड़ की ले रहा है, तो कुछ तो पैसा आपसे ले गई, तो वो मोर्टेलिटी चार्जेस आपको लगेगा ही लगेगा, फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपको लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्टिमा वाले ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 में, आपको ये 2 चार्जेस देने पड़ेंगे, बाकी के ऊपर के 2 चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अगर आप क्लासिक प्लान में ये एक्सपेंसेस ना देना चाहें तो आप ऑप्टिमा के साथ जा सकते हैं और आपको ये चार्जेस नहीं लगेंगे, और काफ़ी लोग मुझे लगता है ऑप्टिमा ही चूज़ करें, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो 18 साल के बच्चे के लिए भी ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है, और 65 साल का बंदा भी इसे स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम मेच्योरिटी जो एज है ना, वो 100 साल है, मतलब प्लान 100 साल तक चलाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि 18 पे मिल रहा है, तो यूँ समझ लो लगभग 82 साल के आसपास हो गई पॉलिसी टर्म, ठीक है। तो मिनिमम 20 साल के लिए और मैक्सिमम 82 साल तक के लिए इस प्लान को लिया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भाई कितने पैसे से ये प्लान मिनिमम स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखो ज़्यादा नहीं, 18,000 रुपये मंथली की इंस्टॉलमेंट दे करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 18-15,000 रुपये, तो ठीक है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक था क्लासिक, दूसरा था ऑप्टिमा। ऑप्टिमा में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देखो 0 दिख रहा है, यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी 0 दिख रहा है, ठीक है। तो अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रह गई हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मैच्योरिटी और डेथ दोनों ही केसेस बता दिए हैं, तो एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं क्लासिक के हिसाब से, है ना। क्लासिक के हिसाब से अगर देखी जाए इलस्ट्रेशन, तो ये कहते हैं कि अगर 35 साल की उम्र पे कोई प्लान लेता है ना, और पॉलिसी टर्म रखता है 50 साल एक लंबा पीरियड, और पेइंग पीरियड सिर्फ 5 साल चुनता है, कितने देता है, 25 लाख रुपए इस प्लान में टोटल देता है, 1 CR का उसको इंश्योरेंस मिल जाता है, और उसकी फ़ंड की वैल्यू 50 साल बाद उसे कितनी मिल रही है, तो 5,33,00,000 रुपये मिल रही है ना। तो ये 5,33,00,000 8% के इंटरेस्ट रेट से है ना, मैंने इसमें करेक्शन कर दिया, इलस्ट्रेशन में थोड़ा गलत था, है ना। और अगर ये 4% ही रहता है तो 54 लाख रुपए होती है ना। 50 साल लॉन्ग पीरियड है, इस वजह से इतना पैसा बन गया है यहाँ पर, आपको जो दिख रहा होगा, है ना। और भी दूसरे इलस्ट्रेशन है जो कि 50 साल के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। 50 साल की इतनी लंबी पॉलिसी तो मुझे लगता नहीं कोई लेगा, फिर भी 25-30 लाख साल के लिए अगर जोड़ें तो शायद हम
ज़्यादा एक्यूरेट फिगर देख पाएंगे, है ना। हालांकि पॉलिसी में सब जगह 50 साल का ही आपके इसमें ब्राउचर में दिया हुआ है, तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर 8% से भी आया तो 40 साल में 1 करोड़ तो अपना बन जाता है, अगर हम सिर्फ 10 लाख रुपए देते हैं तो, ठीक है। तो प्लान बुरा नहीं है ना। और जो उसके चार्जेस हैं वो आप यहाँ देख लो। अगर आप क्लासिक प्लान में जाते हो तो 3%, है ना, आपको ये चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये चार्जेस तो आप ऑप्टिमम जा करके अवॉइड कर लेना, है ना, ऑप्टिमम वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना, तो आपको पे जो चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है वो फंड मैनेजमेंट चार्जेस, वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.2 है ना। बाकियों से काफ़ी अच्छा है। HDFC में तो फिर भी 1.25 समथिंग है, या 1.5 डेढ़ के अराउंड आपका SBI में भी है, तो वो भी मुझे ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये फ़ंड के ऑप्शन है ना। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फ़ंड है, सस्टेनेबल इक्विटी फ़ंड है, डायनामिक एडवांटेज फ़ंड है ना, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फ़ंड है, टॉप 50 फ़ंड, टॉप 200 फ़ंड, मल्टी कैप फ़ंड, देख रहे हो, ये सारे इनकी इक्विटी के फ़ंड है। और इसके बाद इसमें जो दिखाई देंगे आपको वो कुछ डेट के फ़ंड भी होंगे, जिनमें ये परसेंटेज दिख रहा है ना कम होता हुआ, ये डेट और उसके फ़ंड होते हैं इंडेक्स के, क्योंकि उनमें फिर जो परसेंटेज होता है ना वो कम भी लगता है, फिर चार्जेस कम लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप फंड के हैं ऑप्शन, आराम से पढ़ लेना। और इनके परफॉर्मेंसेस जा कर के आप देख सकते हो कहाँ टाटा की वेबसाइट पर, टाटा AIA में म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देख लेना, मिल जाएगा। इसके अलावा मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो, है ना, मनी कंट्रोल पे देख सकते हो। और कहाँ देख सकते हो, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, वैल्यू इक्विटी रिसर्च वैल्यू करके एक है वेबसाइट, वहाँ देख सकते हो, है ना। अब मोर्टेलिटी चार्जेस ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमें पता होना चाहिए ना कि हमने प्रीमियम दिया 1 लाख रुपए का, तो कितने पैसे कट गए, ठीक है। तो मोर्टेलिटी चार्जेस में जो कहता है कि सम एट रिस्क, है ना, मोर्टेलिटी चार्जेस क्या कहता है, सम एट रिस्क मल्टीपल ऑफ, है ना, कितना 0.75 पर थाउजेंड। अब ये क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। मान के चलते हैं कि एक पर्सन है जिसका कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस उसने इस प्लान में चूज़ कर लिया जी। 3 और 3 6 7। अब ये 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस है ना, इसको हम 1000 रुपये से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं इस अमाउंट से 0.783, तो लगभग 7800 रुपये के आसपास आता है। तो ये 7800 रुपये ना सालाना आपको प्रीमियम इसमें का कट जाएगा, मोर्टेलिटी चार्जेस में कट जाएगा, ठीक है। किस में से कि 1 लाख रुपए का अपन ने मान लो प्रीमियम दिया था, तो उसमें से 7800 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके मोर्टेलिटी चार्जेस कह लो, या रिस्क कवर कह लो, या इंश्योरेंस का पैसा कह लो, ठीक है। अब क्लासिक ऑप्शन में तो ये मोर्टेलिटी चार्जेस बाद में रिफंड आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो ऑप्टिमा फीचर है ना उसमें ये पैसा वापस नहीं आता है, ठीक है। तो अब अगर नहीं भी आया तो क्या गड़बड़ है, देखो कोई गड़बड़ नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो ना, तो टर्म इंश्योरेंस का चार्ज देते हो और टर्म इंश्योरेंस का पैसा कभी वापस नहीं आता। और उसमें भी लगभग अभी मेरी सिस्टर को मैंने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिलाया है, गवर्नमेंट सर्विस में है वो, और उनको करीब 900 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है इस समय, ठीक है। तो लगभग महीने का वो या साल का वो 11,000 रुपये प्रीमियम दे देती है। तो आपका अगर 7,800 रुपये कट रहा है तो बुरा नहीं है, ठीक है। फिर अगर वो 35 की एज पे होता है तो 1 रुपये से मल्टीप्लाई होगा, लगभग 10,000 रुपये तब भी जाएगा, ठीक है। फिर जब आप और एज्ड हो जाओगे तो 2 रुपये पर 1000 लग रहा है, तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास होगा, तब भी बुरा नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई 45 की एज पर रिस्क कवर मिल रहा है सिर्फ 20,000 रुपये सालाना पे, मतलब लगभग यूँ समझ लो कि 1800 या 1700 रुपये के आसपास पड़ गया मंथली, ठीक है। तो बुरा नहीं है, टर्म इंश्योरेंस भाई इतने का मिल रहा है, सस्ता ही है। 55 की एज पे ये 6 रुपये हो जाएगा, मतलब यानी कि लगभग यूँ समझ लीजिए कि 60,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो तब तुम्हारे फंड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जब फंड की वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस का पैसा कम हो जाता है। रिस्क कवर क्या होता है ना, इसमें जो ऑप्शन है इसमें ऐसा कहता है कि सपोज़ करो आपके फंड की वैल्यू है 90 लाख रुपये, ठीक है, 90 लाख रुपये आपकी फ़ंड की वैल्यू है, और आपका जो ये रिस्क कवर है वो है 1 CR, तो बच गया 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा। तो ये मान के चलते हैं कि इस पर्सन को हमें सिर्फ 10 ही लाख रुपए एक्स्ट्रा रिस्क कवर करना है ना। तो इस 10 लाख रुपए को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से, या जो भी अमाउंट आ रहा होगा, तो तब भी बहुत नॉमिनल से अमाउंट आएगा। ये 60,000 रुपये कभी नहीं आएगा।
तब भी जब आप 55 की एज पे होगे ना, 50-55 की एज पे, तो भी इस टर्म इंश्योरेंस में मुश्किल से 5,000 रुपये तक ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की फंड की वैल्यू इस तब तक 50-60 हज़ार रुपये, 60 लाख रुपये हो गई होगी। तो आप समझ सकते हो कि उस समय भी रिस्क कवर तो है ना बहुत नॉमिनल से अमाउंट का होगा। अभी मान के चलते हैं कि आपको अंडर राइटिंग के दौरान केवल 50 लाख का इंश्योरेंस मिला, लेकिन आपके फ़ंड की वैल्यू ही 35 लाख रुपए हो गई है ना। तो 15 लाख रुपए का ही तो केवल एक्स्ट्रा रिस्क कवर है। तो 15 लाख को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुश्किल से वो 5-6 हज़ार रुपये आएगा। तो ऐसे करके इसमें आपका जो रिस्क कवर का जो चार्जेस है ना वो भी बहुत नॉमिनल से ही लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि इसको हम मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके जो फंड की जो परफॉर्मेंसेस है ना टाटा AIA के, आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो और इनकी खुद की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। देखो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है ना वो लगभग 16% के आसपास है, 17 कह लो एनुअली है। 3 साल में ज़्यादा अच्छा रहा था, 2 साल में भी 6% तो आया है, और 1 साल की बात करूँ तो 11% है। तो अगर कोई चार्जेस अगर आपने दिया भी और उसमें से 3% कट भी गया ना तो भी 8% के आसपास तो अभी भी बनता ही है ना। रिटर्न गारंटीड नहीं है बट फिर भी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ठीक है। अब अगर प्रोस एंड कॉन्स की अगर बात करें कि भाई प्लान लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देखो पहली चीज़ क्या है कि इसमें हाईएस्ट रिस्क कवर मिल रहा है, जो मुझे अच्छा लगा। राइडर्स के साथ तो ये और भी अच्छा हो जाता है भाई। अगर कोई सिर्फ इंश्योरेंस की तरह देख रहा है ना तो भाई डेफिनेटली ये अच्छा चॉइस है ना। बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे विड्रॉल ले सकते हो, है ना, SWP ले सकते हो, आपने देखी होंगी सारी चीज़ें, है ना। अगली बात करते हैं चार्जेस का भी वेव ऑफ इसमें मिल सकता है, लेकिन मोर्टेलिटी चार्जेस तो जाएगा ही, तो ठीक है। टर्म इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है इतना अच्छा। फिर उसके बाद है लॉन्ग ड्यूरेशन। हाँ ये एक समस्या है भाई, लंबे ड्यूरेशन के लिए मिनिमम 20 साल आपको वेट करना पड़ेगा, और बीच में अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा बनता नहीं है ना। तो 5 साल की जो ड्यूरेशन है ना वो तो लॉक इन पीरियड है, वो याद रखना। 5 ईयर्स जो है वो लॉक इन पीरियड है, तो उस दौरान पैसा नहीं निकलेगा। तो आप ये सोच कर ही चलना कि भाई अगर इसमें पैसा डाल रहे हैं तो कम से कम 20-25 साल के लिए तो डालें ही। ऊपर से मार्केट रिस्क भी है, तो भाई जैसे अभी आज मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है तो फंड की जो प्राइस हैं वो या शेयर्स के प्राइस हैं वो नीचे आ रहे हैं, तो फंड की भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी आपको, है ना। तो ओवरऑल रिस्क वाला प्लान है, बट इंश्योरेंस वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा, और इसकी जो इतने सारे भर के फीचर इन्होंने दे रखे ना वो भी सारे मुझे काम के लगे, है ना। तो अब क्या टाटा के संग हमें जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप टाटा के संग जा सकते हो। टाटा AIA अपने आप में एक अच्छा नाम है, तो आई वुड से कि ठीक है ना। कोई अगर इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो ऑब्वियसली इस प्लान को चूज़ कर सकता है। म्यूचुअल फंड में भी इसमें बहुत ज़्यादा तो आपको परसेंटेज देखने को नहीं मिला, 1.25 समथिंग है। तो आप इक्विटी प्लान के साथ, कुछ डेट प्लान के साथ, मिक्स वेरिएशन के साथ आप जा सकते हो, और मुझे तो ये प्लान अच्छा लगा, है ना। आपको कैसा लगा लेकिन आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, और वीडियो को चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।